Good evening, learners. Welcome back to our new session. In today's session, we will learn about basics of insurance. I have been Arya, Assistant Professor, Faculty of Commerce and Business Administration. Will let you understand some basic concepts of insurance. Uh, I hope you will find these concepts very fruitful and understandable to you. So, without wasting any further time, let's get started. I use both language Hindi and English as my way of conversation and my way of talking. तो सबसे पहले बात करते हैं इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस काफ़ी लेमैन जनरल टर्म है, कई लोगों ने सुनी भी होगी। तो इंश्योरेंस क्या है? बेसिकली अगर हम बात करें एक टेक्निकल डेफिनेशन की, तो इंश्योरेंस इज अ मेथड थ्रू विच वन कैन जस्ट स्प्रेड ओवर द रिस्क। मतलब अपने रिस्क को डाइवर्ट कर सकता है, एक ऐसा टूल हमारे पास है जिसको हम इंश्योरेंस कहते हैं, राइट। इट इज़ अ वे ऑफ रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। तो यहाँ पे हमको एक चीज़ बहुत ध्यान से देखनी है कि इंश्योरेंस होने से हमारी जो अनसर्टेनिटी है उसका रुकना तय नहीं होता है, लेकिन जो अनसर्टेनिटी में हमें लॉस हो सकता है उस लॉस को हम बेसिकली बियर या रिकवर करा सकते हैं इंश्योरेंस की हेल्प से। तो काफ़ी सारे लोग एक एफर्ट क्रिएट करते हैं, बेसिकली इट इज अ कोऑपरेटिव एफर्ट वेयर इन द लॉस अकर्ड बाय स्पेसिफिक रिस्क इज स्प्रेड ओवर अमंग लार्ज नंबर ऑफ पर्सन। तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन द इंश्योरेंस, काफ़ी लोग अपना पैसा जो है इकट्ठा करते हैं, एक कंपनी को देते हैं, जिस कंपनी को जो कंपनी हमारी इंश्योरेंस कंपनी होती है, इट कैन बी गवर्नमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी, और वो सारे के सारे पैसा जो है उस कंपनी के पास इकट्ठा किया जाता है। इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग, अगर किसी पार्टी के साथ, किसी इंश्योर्ड पर्सन के साथ कोई मिस हैपनिंग हुई है, तो उसका जो है रीइंबर्समेंट या फिर उसके लॉस को रिकवरी के लिए उस पार्टी को पैसा दिया जाता है, ठीक। तो इंश्योरेंस इज अ सोल्यूशन, बेसिकली हम कह सकते हैं इट्स अ सोल्यूशन फॉर रिड्यूसिंग रिस्क। लार्ज नंबर ऑफ पीपल कलेक्ट स्मॉल अमाउंट, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पीपल से जो अमाउंट, स्मॉल स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, जिसको हम प्रीमियम कहते हैं, वो कलेक्ट किया जाता है। एंड आउट ऑफ दीज प्रीमियम्स लॉसेस आर पेड टू द विक्टिम्स। तो एक जो हमारे छोटे छोटे प्रीमियम हमने कलेक्ट किए हैं, ये प्रीमियम हमारा एक बहुत बड़ा पूल ऑफ अमाउंट बन जाता है, और इससे हम यूज करते हैं फिर प्रीमियम को, बेसिकली जो विक्टिम है जिसको लॉस हुआ है उसके लॉस की भरपाई करने के लिए। कुछ अदर डेफिनेशंस मैंने मेंशन की हैं पीपीटी में। यू कैन सी इंश्योरेंस इज अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट दैट रिड्यूसेस और एलिमिनेट्स द कॉस्ट ऑफ प्रोबेबल लॉस। एग्जैक्टली। तो बेसिकली लाइफ को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन उस लाइफ के जाने से या किसी एसेट के खराब होने से जो हमको लॉस हुआ है, उस लॉस को हम जो है रिकवर कर सकते हैं with the help of insurance. It is a risk transfer tool, as we have already understood. Insurance company assumes risk against premium paid by many persons. तो हमने अभी इसके बारे में बात करी कि बहुत सारे लोग अपना प्रीमियम देते हैं कंपनीज को। कंपनी उन प्रीमियम को इकट्ठा करती है, और जिस व्यक्ति को कोई लॉस हुआ है, जो विक्टिम है, उसकी लॉस की भरपाई उस प्रीमियम से की जाती है। तो इंश्योरेंस कंपनी pays to those who actually suffers the loss and claim, right? मूविंग फॉरवर्ड, इंश्योरेंस क्यों? तो इंश्योरेंस डज नॉट रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एडवर्स इवेंट। अभी हमने इसके बारे में सुना कि इंश्योरेंस के लेने से आपके साथ कोई अनसर्टेनिटी नहीं होगी, इस बात की गारंटी नहीं होती है। लेकिन इंश्योरेंस के लेने से फायदा क्या होता है कि अगर आपके साथ कोई अनसर्टेनिटी हुई है, तो उस केस में आपको आपके लॉस की भरपाई कंपनी द्वारा कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे जो हमारे ऊपर फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ा है, जो हमारे ऊपर लॉस पड़ा है, जो हमारे ऊपर जो हमारा फाइनेंशियली इम्बेलेंसमेंट हुआ है, उसको मैनेज करने में हमारा इंश्योरेंस हेल्प करता है। इंश्योरेंस हमारे डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि कुछ लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, कुछ नॉन लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, जिसको जनरल इंश्योरेंस भी कहा जाता है। लाइफ इंश्योरेंस में जैसे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट हैं, जो हमारे ये बेसिकली डिफरेंट स्कीम्स हैं। आप इन स्कीम्स में से कोई भी स्कीम जो है अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस हुआ, होल लाइफ, एंडोमेंट, यूनिट लिंक जिसको यूलिप बोलते हैं, मनी बैक गारंटी, रिटायरमेंट प्लान, चाइल्ड इंश्योरेंस, एन्युटी और पेंशन प्लान। वहीं अगर बात करें नॉन लाइफ या जनरल इंश्योरेंस के बारे में, तो वहाँ पर हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, मोटर एंड होम इंश्योरेंस जैसे इंश्योरेंस स्कीम अवेलेबल है। इंडिया की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया
जो हमारा इंश्योरेंस इंडस्ट्री का रेगुलेटर है। जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री का रेगुलेटर आरबीआई है, वैसे ही इंश्योरेंस इंडस्ट्री का रेगुलेटर आईआरडीएआई है। तो अगर बात करें कि इंश्योरेंस के इस इंडस्ट्री में कितने जो पार्टीज है, पार्टीज से मेरा मतलब बेसिकली कंपनी से है, इन्वॉल्व है। तो हमारे पास 24 लाइफ इंश्योरेंस और 28 जनरल इंश्योरेंस अवेलेबल है एज पर द लेटेस्ट डेटा दैट इज अवेलेबल टू मी। ठीक है। सो व्हाई डू यू नीड इंश्योरेंस, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, क्या हमें इंश्योरेंस की जरूरत है? तो यू नीड इंश्योरेंस इफ यू फील दैट फाइनेंशियल इम्पैक्ट और अमाउंट ऑफ लॉस ऑन अकाउंट ऑफ अकरेंस ऑफ द एडवर्स इवेंट विल डिफिकल्ट टू मैनेज। सपोज कीजिए अगर आपके घर में आप ही कमाने वाले हैं, यू आर द ओनली होल एंड सोल अर्नर ऑफ योर फैमिली, ब्रेड एंड बटर आप ही कमाते हैं, और आपको कल के दिन कुछ मिसहैपनिंग हो जाए, अनफॉर्चुनेटली कुछ हो जाए, आपकी आपकी डेथ हो जाए, तो उस केस में आपकी लाइफ, आपकी फैमिली को जो है हेल्प करने के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी आपके पास होनी चाहिए, जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हम कहते हैं इसे। राइट। और कल के दिन आपकी फैमिली में या फिर आपकी हेल्थ को अगर कुछ प्रॉब्लम हो, और उस हेल्थ के प्रॉब्लम को उसको डील करने के लिए, उसको जो है आप प्रिकॉशंस के लिए, फिर मेडिकल केयर के लिए जो है आपकी सेविंग्स जिससे वाइप आउट ना हो जाए, उसके लिए हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है। नाउ हम कैसे एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को चुन सकते हैं? तो आपके करंट इनकम, ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हमको ध्यान में रखना होगा बिफोर सेलेक्टिंग आवर इंश्योरेंस पॉलिसी, मेनली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो हमारी करंट इनकम और करंट खर्चे कितने हैं, ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पैरामीटर है हमारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को डिसाइड करने के पीछे। हमारी हाउ मच मनी योर फैमिली में नीड, अगर हम अनफॉर्चुनेटली अगर हमारी डेथ हो जाती है, तो उस केस में हमारी फैमिली को कितना पैसा बेसिकली चाहिए होगा सरवाइव करने के लिए। ठीक है। हम कितना प्रीमियम अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर जिस कंपनी से हम इंश्योरेंस ले रहे हैं उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कैसा है, और क्या क्या पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस या एक्सक्लूशंस हैं, ये हमको बहुत अच्छे से चेक करना चाहिए। राइट। So what should be the life insurance sum assured? Sum assured is basically the amount that you will receive in case of any unfortunately event or in case of any mishappening. So सपोज कीजिए जनरली जो है क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए जो लाइफ इंश्योरेंस सम अश्योर्ड लेने से पहले। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बाय एन इंश्योरेंस पॉलिसी, इक्वली इम्पोर्टेंट इज टू इंश्योर दैट इंश्योरेंस अमाउंट और कवरेज इज एडिक्वेट। सबसे पहली बात तो ये कि भाई जो हमारा सम अश्योर्ड है वो एडुकेट होना चाहिए हमारे बाद हमारी लाइफ, हमारी फैमिली को, फैमिली के सर्वाइवल के लिए। ठीक है। दूसरी बात, जो सम अश्योर्ड है that should be sufficient to ensure that your family members are able to maintain same lifestyle in your absence। तो जो अच्छी जिंदगी वो अभी जी रहे हैं, आपकी एब्सेंस में भी वो वैसी ही जिंदगी जी पाए, ये आपको मेक श्योर करना चाहिए। ठीक है। और एक बहुत बड़ा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं कि हमारी जो ग्रॉस एनुअल इनकम है उसका 10 टू एटलीस्ट 10 टाइम्स टू 25 टाइम्स तक हम जो है अपना सम एश्योर्ड रख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए का 10 टाइम्स यानी कि 1 करोड़ रुपए, तो कम से कम आपको 1 करोड़ रुपए का सम इंश्योरेंस, सम अश्योर्ड आपके पास होना चाहिए। अगर आपकी जो एनुअल इनकम कितनी है, 10 लैक्स, एटलीस्ट 10 टाइम्स टू 25 टाइम्स तक ही होना चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा हमको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमारे ऊपर लोन्स कितने हैं, होम लोन्स हैं या एजुकेशन लोन है, या ये ऐसी चीज़ें हमारे ऊपर कितनी है। ठीक है। इसके अलावा एक और कंसेप्ट इंश्योरेंस में जो जरूरी है दैट इज फ्री लुक पीरियड। फ्री लुक पीरियड बेसिकली एक ऐसा पीरियड है जो जनरली 15 दिन का इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दिया जाता है कि अगर आपको अपनी जो है इंश्योरेंस पॉलिसी चेंज करनी है, आपको अपना पॉलिसी रिटर्न करना है, आपको वो पॉलिसी उस कंपनी से नहीं चाहिए, तो विद इन 15 डेज ऑफ पीरियड आप जो है उस पॉलिसी को वापस कर सकते हैं। ठीक है। वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में भी अवेलेबल है और आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में भी अवेलेबल है। बट अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई क्लेम ले लिया है विद इन 15 डेज ऑफ पीरियड, तो उस केस में आपको जो है फ्री लुकअप पीरियड अवेलेबल नहीं होगा। बात करें एक और इम्पोर्टेंट टर्म जो कि ग्रेस पीरियड होता है। ग्रेस पीरियड इज एडिशनल टाइम द इंश्योरर प्रोवाइड गिव्स आफ्टर द प्रीमियम ड्यू डेट टू पे योर प्रीमियम। सपोज करो 1 जनवरी को आपका प्रीमियम ड्यू था, ठीक है, लेकिन आप 1 जनवरी के दिन आपके पास पैसे नहीं है कि आप जो है इंश्योरेंस का प्रीमियम अपना पे कर पाए जो एनुअली हम पे करते हैं। तो उस केस में कंपनीज क्या करती हैं,
30 दिन का आपको ग्रेस पीरियड जो है प्रोवाइड करती है। क्लियर? तो 30 दिन ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, अलग अलग कंपनी की अलग अलग पॉलिसीज हो सकती है। तो लाइफ कवर जो होता है हमारा वो तो कंटिन्यू रहता है ग्रेस पीरियड में भी, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसमें हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं होता ग्रेस पीरियड के दौरान। ठीक है? अब नाउ हमें जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने से पहले किस किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो हमारी पॉलिसी में क्या अलग अलग जो हमारी पॉलिसी में जो कवरेज है वेरियस डिजीज की इंक्लूडिंग प्री एग्जिस्टिंग और डिजीज वो कवर्ड है कि नहीं, हमारा मिनिमम पीरियड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन कितना है, कम से कम 1 दिन, 5 दिन, या कितना हमको हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है फॉर क्लेमिंग आवर पॉलिसी। ठीक है? प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर्ड है कि नहीं, हमारी कोई लिमिट है कि नहीं। ठीक है? ओपीडी एक्सपेंसेस क्या कवर किए जाते हैं कि नहीं किए जाते हैं हमारी पॉलिसी द्वारा, क्रिटिकल इलनेस कवरेज है कि नहीं, कोई अदर एक्सक्लूशंस, कैशलेस फैसिलिटी, कई बार क्या होता है कि आपको पेमेंट पहले कर देनी पड़ती है फिर बाद में उसका आपको रिम्बर्समेंट मिल जाता है। तो आजकल कैशलेस फैसिलिटी की भी सुविधा भी अवेलेबल है, तो वो आपको दी गई है कि नहीं। ठीक है? आपका नेटवर्क जो हॉस्पिटल्स हैं वो कितने हैं आपकी इंश्योरर के पास, और कॉस्ट ऑफ हेल्थ चेकअप, तो ये सारी चीज़ आप अपनी चेक कर सकते हैं बिफोर बाइंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। नाउ, whom to buy इंश्योरेंस फ्रॉम, इंश्योरेंस जो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस पर्टिकुलरली हम इसकी बात कर रहे हैं, तो वो किससे खरीदा जाना चाहिए। डायरेक्टली फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, हम डायरेक्टली जो है उनकी वेबसाइट पर जाके उनका टोल फ्री नंबर या किसी भी तरीके से उन्हें कॉन्टैक्ट करके हमसे इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। इंडिविजुअल एजेंट्स के थ्रू खरीद सकते हैं, कॉर्पोरेट एजेंट्स जैसे कि बैंक्स या अदर इंस्टीट्यूशंस के थ्रू खरीद सकते हैं, हमारे इंश्योरेंस ब्रोकर्स या वेब एग्रीगेटर्स वेबसाइट के थ्रू भी हम जो है इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। तो इसमें हमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ध्यान रखनी है कि एजेंट और ब्रोकर दो चीज़ें होती हैं। जैसे कि हमने देखा पिछली स्लाइड में, एक में लिखा है इंडिविजुअल एजेंट, एक में लिखा है इंश्योरेंस ब्रोकर। तो इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। इंश्योरेंस ब्रोकर जो होता है वो दैट रिप्रेजेंट यू एज क्लाइंट, लेकिन इंश्योरेंस एजेंट जो होता है दैट रिप्रेजेंट कंपनी एज द क्लाइंट। ठीक है? तो इंश्योरेंस ब्रोकर आपके बिहाफ से कंपनी पे के साथ डील करेगा, मतलब वो आपके फेवर में रहेगा कहीं कहीं ना कहीं, लेकिन जो इंश्योरेंस एजेंट्स है वो आपसे नेगोशिएट करेगा कंपनी के बिहाफ पे। ठीक है? तो ये दोनों चीजें बहुत क्लियर होना जरूरी है कि इंश्योरेंस एजेंट क्या होता है और ब्रोकर क्या होता है। whom to buy insurance from, इंश्योरेंस किन से खरीदा जाना चाहिए। वी कैन बाय इंश्योरेंस ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, लेकिन इनके खुद के अपने ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे कि अगर हम ऑनलाइन खरीदते हैं तो लॉट प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन ए यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट, बहुत व्यवस्थित तरीके से, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हमको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ऑनलाइन। हम कंपैरिजन कर सकते हैं अलग अलग जो हमारे इंश्योरेंस अवेलेबल हैं उनके बीच में। ठीक है? ऑनलाइन प्रीमियम जो जनरली हम देखते हैं वो कम मिलता है ऑफलाइन प्रीमियम, या फिर एजेंट या फिर अगर हम ब्रोकर्स के थ्रू लेते हैं तो, राइट। एंड इट इज कन्वीनियंट टू बाय, अवेलेबल एनीवेयर एनी टाइम, मतलब वी कैन एक्सेस द वेब, वी कैन बाय द इंश्योरेंस ऑनलाइन फ्रॉम एनीवेयर एंड एट एनी टाइम। बात करें अगर ऑफलाइन वे, ऑफलाइन इंश्योरेंस खरीदने के लिए इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स आर कॉम्प्लिकेटेड एंड समटाइम डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑन योर ओन, बिकॉज पॉलिसी में बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, तो कई बार क्या होता है कि हम सारी पॉलिसीज को, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को समझ पाए, ये हमारे लिए कई बार मुश्किल हो जाता है। प्रीमियम नेगोशिएशन पॉसिबल होता है ऑफलाइन में, ये एक फायदा है। सुटेबल फॉर दोज हु आर नॉट टेक सेवी, जो टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है जो इंडिविजुअल, उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है ऑफलाइन खरीदना। ठीक है? बेनिफिशियरी और नॉमिनी शुड बी कंफर्टेबल विद ऑनलाइन प्रोसेस टू सबमिट क्लेम, जो हमारा बेनिफिशियरी है या जो हमारा नॉमिनी है जिसको हमने नॉमिनी बनाया है वो कैसा होना है, दैट शुड बी कंफर्टेबल विद ऑनलाइन प्रोसेस टू सबमिट क्लेम, राइट। डिफिकल्टी इज रीचिंग रिमोट कॉल सेंटर और क्लेम और इंक्वायरी, कई बार क्या होता है कि अगर हम डायरेक्ट ऑनलाइन खरीदते हैं तो हम किस से क्लेम रेज करवाएं, कैसे क्लेम के प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, ऑनलाइन में मुश्किल होता है। लेकिन अगर हमने एजेंट या अपने ब्रोकर के थ्रू खरीदा है तो दैट विल हेल्प अस टू in getting the claim settled, right? Agents are generally easily approachable and offers personal services as I already said, right? Now it is the last topic of our this conversation. यहाँ पे हमें कुछ ऐसी चीजें ध्यान रखनी है कि जो इंश्योरेंस खरीदने से पहले हमें
समझनी चाहिए। जैसे कि इंश्योरेंस इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन, ये कई बार आप एडवर्टीजमेंट वगैरह या कुछ भी चीज़ सुनते हैं तो उसमें आता है कि इंश्योरेंस इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन, रीड ऑल द डॉक्यूमेंट रिलेटेड स्कीम, रीड ऑल द स्कीम्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के वेरी केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग एंड ऑल, राइट। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है कि आप इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स इंश्योरेंस इज परचेज नॉट सोल्ड, आपने रिक्वेस्ट की है इंश्योरेंस खरीदने के लिए, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि यू check each and everything before purchasing that policy or any scheme, right? तो वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो satisfy yourself that agent you are dealing with is licensed by the insurance company, यानी कि जिस इंश्योरेंस का एजेंट से आप इंश्योरेंस खरीद रहे हैं वो लाइसेंस उसको प्राप्त है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, ठीक है। कभी भी इंश्योरेंस एजेंट या एम्प्लॉय को पेमेंट ना करें, हमेशा कंपनी को ही पेमेंट करें अपनी, ठीक। Ask for an understood product suitability matrix and benefit illustration document, यानी कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट, ऐसा कोई एग्जाम्पल जो जिससे आप अपनी स्कीम्स को अच्छी तरीके से समझ सके, ऐसा आप जो है उससे जरूर मांगे अपने एजेंट से, ठीक है। तो इंश्योरेंस एक क्या है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है फॉर गुड फेथ। तो जो प्रपोजल फॉर्म है वो करेक्टली और बहुत तरीके से सही तरीके से उसको भरना चाहिए। डिस्क्लोज एग्जिस्टिंग डिजीज एंड एग्जिस्टिंग पॉलिसीज इफ एनी ट्रूथफुली, अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग डिजीज है आपके बॉडी में या फिर कोई एग्जिस्टिंग पॉलिसी आपने ऑलरेडी ली हुई है तो उसको प्रॉपर तरीके से आपको डिस्क्लोज करना चाहिए, राइट। कीप द बेनिफिशियरी ऑफ योर फैमिली मेंबर्स इन्फॉर्म अबाउट योर इंश्योरेंस पॉलिसी, तो जो भी आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है उसको आप अपनी बेनिफिशियरी या आपका नॉमिनी अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर बताएं कि मेरे पास ये पॉलिसी है, इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग आपको वो काम आ सकता है। ऑलवेज ऐड द नॉमिनी फॉर द पॉलिसी, नॉमिनी हमेशा ऐड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। रिव्यू पीरियडिकली वेदर यू वांट टू चेंज नॉमिनी फॉर योर पॉलिसी, आप चाहें तो अपनी पॉलिसी की नॉमिनी को आप चेंज भी कर सकते हैं एट द टाइम नीड ऑफ द टाइम, राइट। रिमेंबर टू पे प्रीमियम ऑन टाइम, सेंड प्रीमियम ड्यू नोटिस, सेंडिंग प्रीमियम ड्यू नोटिस और रिन्यूअल नोटिस इज नॉट अ स्टेटस रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। तो कई बार आजकल हालांकि प्राइवेट कंपनीज में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो दे सेंड यू द बेसिकली दो रिमाइंडर नोटिस कि आपका प्रीमियम ड्यू है, आप प्लीज पे कर दीजिए, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो आपकी पॉलिसी को ख़त्म भी कर सकते हैं अगर दे चाहें तो it is our duty as a insured person to pay the policy premium on time. So that is all about basic concept and basic concepts of insurance, life insurance and health insurance particularly. I hope you find this video, I hope you find this video helpful. Thank you for watching.